नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाने का काम करते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। अगर हम देखें तो वृद्धि संधि को हम कैसे याद रखेंगे। अगर हम इसमें क्या करते हैं, आ के साथ ए मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ए हो जाता है। और अगर हम आ के साथ ओ मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अलग से 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए, अगर यहाँ पर आ है तो आ कोई भी हो, छोटा हो या फिर बड़ा आ हो। यहाँ पर ए की जगह पर अगर हम ए भी रख दें तो यहाँ पर आपका ये ए ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर चाहे आ रखिए या फिर बड़ा आ रखिए, यहाँ पर ओ रखिए या फिर औ रखिए, क्या रहेगा आपका, इधर औ ही रहेगा। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम यहाँ पर ए रख दे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। पहली बात तो ये गलत है। तो यहाँ पर ए रखो या फिर ए रखो, एक ही बात है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ओ की जगह पर औ रखें तो ऐसा तो नहीं कि इसमें ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 मात्राएं लग जाएंगी, नहीं। तो याद रखिए, चाहे ओ जोड़िए या औ जोड़िए औ ही बनेगा, ए जोड़िए या ऐ जोड़िए ऐ ही बनेगा। इधर आ की जगह पर आ ही रखा जाएगा, चाहे आप ह्रस्व आ रखें या दीर्घ आ रखें। ठीक है। अब देखो ये आया कहाँ से, क्या ये सूत्र है? वास्तव में ये सूत्र नहीं है। अगर हमारा इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखें जहाँ पर हमने स्वरों के भेद बताए थे, तो स्वरों के भेद में हमने कई प्रकार के स्वर के भेद बताए थे। उसमें से एक हमने बताया था उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वरों के भेद। तो उसमें हमने एक प्रकार से देखा था कि उत्पत्ति या रचना के आधार पर अगर हम देखें, उत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वर के भेद देखें तो हमने 2 प्रकार के बताए थे। एक तो आपका मूल स्वर हो गया और दूसरा आपका संयुक्त स्वर हो गया या फिर यौगिक स्वर इसको कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन क्या है, लेकिन अगर पूछ दे संयुक्त स्वर निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त स्वर है, 4 ऑप्शन दे दिया। मान लीजिए आपके पास क्या दे दिया, बड़ा आ दे दिया, उसी तरीके से छा दे दिया, रा दे दिया और सा दे दिया, और कहा कि बताओ संयुक्त स्वर कौन सा है। तो आप आवेशित होकर के क्या लगा करके चले आओगे, छा लगा करके, और आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त स्वर क्या है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि ये संयुक्त स्वर से संधि का क्या संबंध है, स्वर संधियों का क्या संबंध है। तो मूल स्वर हमने बताया था, संख्या है 4। ये है आपका ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है। इन्हीं पूरे स्वरों का निर्माण इन्हीं 4 स्वरों से हुआ है। जितने भी 11-13 आप पढ़ते हैं वो सब इन्हीं 4 से मिलकर के हुआ। आइए देखते हैं कैसे हुआ है। संयुक्त स्वरों की संख्या है 7। वो कौन कौन से हैं संयुक्त स्वर? एक तो आपका हो गया दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। यहां पर देखिए संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। अब देखो ये आया कैसे। अभी हमने बताया कि ये मूल स्वरों से को जोड़ करके ही बनाया गया है। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या किया गया। आ के साथ आ जोड़ा गया तो निकल करके आया हमारे पास दीर्घ आ, जिसको आप बड़ा आ कहते हैं। उसी तरीके से आ ऊ के साथ ऊ जोड़ दिया गया तो हमारा क्या बन करके आ गया, बड़ा ऊ, ये वाला बन के आ गया। उसी तरीके से ई और ई, ये वाली 2 बार जोड़ा गया तो यही बन गई हमारी बड़ी ई। ठीक है। तो ये 3 तो ये बन गए। इसमें से बाकी के 4 कैसे बने हैं। अब देखिए, आ भी हमने बना लिया, आ को जोड़ करके हमने बड़ा आ बना लिया। ऊ जोड़ को जो है जोड़ करके हमने बड़ा ऊ बना लिया। उसी तरीके से ई और ई जोड़ करके बड़ी ई बना लिया। वास्तव में जो आप दीर्घ संधि में पढ़ते हो वो कोई सूत्र नहीं है, ये वास्तव में इनका निर्माण ही इन्हीं से मिलकर के हुआ है। उसी को तोड़ा हुआ रूप होता है, उसमें हमको दिखाना होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें, अब देखो आ भी बना लिया, बड़ा आ भी बन गया, बड़ी ई भी बन गई और बड़ा ऊ भी बन गया। इन सबका काम होता है आपका दीर्घ संधि में। यहाँ पर ए, आए, ओ, आओ, ये 4 कैसे बने। तो अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पर आ है, आ के साथ क्या किया गया, ई जोड़ा गया तो क्या बन गया, ए बन गया। अच्छा, ये ए क्यों बना ये भी जान लो। देखो जितने भी आपके स्वर हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए। अब यहां पर एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहूंगा। यहां पर देखिए आपका छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, आए हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। अन और आ आपके अयोग वाह है, वहां पर यहां पर इसकी चर्चा नहीं होगी। तो यहां पर देखिए ये जो आ और आ है, तो जिस तरीके से तुम पढ़ते हो किसमें,
जो व्यंजन में कि फला जो है पहला वर्ग कंठ वर्ग का है, फिर तालव्य वर्ग पढ़ते हो, है ना, तालव्य व्यंजन, उसी तरीके से ये भी यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मान ले आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सा कंठ स्वर है और आप पढ़ करके गए हो कि कंठ व्यंजन कौन से हैं, उस पर गौर नहीं किया, तो 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, कहेगा कि बताओ कौन सा कंठ स्वर है। यहाँ पर दिया छोटा आ, और आपका दे दिया का, और आपका दे दिया जा, और आपका दे दिया छा। आपसे कहा गया कि बताओ कंठ स्वर कौन सा है, क्या पूछा जा रहा है, कंठ स्वर कौन सा है, तो सीधी सी बात है आपका कंठ स्वर आ हो जाएगा। आप जानते हैं जो आ का उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, चाहे ये आ हो चाहे फिर दीर्घ आ हो, दोनों का उच्चारण कंठ से होता है, अर्थात ये दोनों आपके क्या हैं, ये आपके कंठ वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं, कंठ वर्ण या कंठ स्वर हैं। तो जब आपसे कंठ स्वर पूछे तो आपका ये हो जाएगा, और अगर आपसे कंठ व्यंजन पूछे तो ये हो जाएगा, और अगर कंठ वर्ण पूछे तो सीधी सी बात है वर्ण आपका ये भी है और ये भी है, तो कोई एक ऑप्शन में रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ें तो यहां पर देखिए जो ई है ये वास्तव में तालव्य स्वर है। क्या है, जिस तरीके से तालव्य व्यंजन पढ़ते हो चा छा जा झा या, उसी तरीके से ये भी क्या है आपका तालव्य स्वर है, ये तालु से निकलता है ई। जब आप ई कहते हैं तो जीभ का जो पिछला हिस्सा है ऊपर की प्लेट में टच होता है, बोल के देखिए ई ई, तो ये क्या है आपका, ये तालव्य स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य स्वर। ये सब हम पहले बता चुके हैं। ऊ की अगर हम बात करें तो वास्तव में जब हम ऊ कहते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये भी कंठवर्ण है। देखो कंठवर्ण सारे होते हैं, सारे के सारे स्वर या व्यंजन आपके कंठ से ही निकलते हैं। जब किसी की एक विशेष अतिरिक्त विशेषता हो जाती है तो हम उसका नाम दे देते हैं कि ये तालव्य है कि दंत है कि क्या है। निकलते सभी कंठ से ही, सारे के सारे कंठ स्वर हैं और कंठ व्यंजन हैं, जितने भी वर्णमाला में 52 अक्षर आप पढ़ते हो। लेकिन यहां पर देखिए जो ऊ आप कहते हो तो ऊ में होठों का प्रयोग, कंठ तो है ही, कंठ तो सारे हैं, ठीक है। ऊ अगर हम देखें तो ऊ में हमारी होठ हो जाती है गोल, तो ये क्या है आपका ओष्ठ स्वर है। क्या है आपका ओष्ठ स्वर है, तो ये हो गया आपका ओष्ठ स्वर। ठीक है, ये आपका ओष्ठ स्वर हो गया। और री की बात हम करेंगे नहीं, री को हम दंतमूल कहते हैं। क्या कहते हैं, दंतमूल कहते हैं। जब री कहते हैं तो दांत की जड़ पर स्पर्श होता है तो इसको हम दंतमूल भी कह देते हैं। अगर हम इसकी बात करें ए और ऐ की, तो यहां जरा ध्यान देना, ए का निर्माण आप जानते हैं किससे होता है, आइए यहां पर देखते हैं फिर स्पष्ट करते हैं इस बात को। आ के साथ हम ई मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो अब देखिए ये आपका क्या है, कंठ स्वर है, और ये क्या है, अभी हमने बताया ये तालव्य स्वर है। तो ये अगर ए कहा जाए कि ये क्या है, कंठ है कि तालव्य है कि क्या है, तो वास्तव में ये कंठ तालव्य है, क्योंकि आ है कंठ और ई है तालव्य स्वर। तो ये दोनों मिलकर के ए बनाते हैं तो कंठ तालव्य या कंठा तालव्य स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब जब हमको ये पता चल गया कि ए कहां से आया, तो ए आप जानते हो ये कंठ तालव्य स्वर है। आइए यहां पर और थोड़ा विस्तार करते हैं। तो ये क्या है आपका, ये कंठ तालव्य स्वर है, कंठ तालव्य स्वर है। और अगर हम इसकी बात करें ओ की, तो वास्तव में ओ का निर्माण होता है आ के साथ अगर हम ऊ मिलाएं तो बन जाता है हमारा ओ। अच्छा, ये ऊ ही क्यों मिलाया गया, और कोई स्वर काहे नहीं मिलाया गया यहाँ पर बड़ी ई भी मिलाई जा सकती थी, ठीक है, या कुछ और। आ के ओ के बनाने के लिए हमने ऊ ही क्यों रखा, आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ऊ और ऊ, ये दोनों ऊ ही हैं, बस एक में कम समय लगता है एक में ज्यादा समय लगता है। तो ये ओष्ठ हैं, इसका मतलब जब हम ओ जब बनाएंगे तो ओ भी आपका क्या है, आप जानते हैं जब हम बोलते हैं ओ बोले या औ बोले, ऊ बोलिए या बड़ा ऊ बोलिए, सब में जो है आपका जो होंठ होता है उसका सहयोग लिया जाता है। बिना होंठ गोल हुए इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका ओ और औ है ये आपका ओष्ठ है, लेकिन पूरी तरह से ओष्ठ नहीं। देखो ये क्या है, आ है आपका कंठ है और ऊ है क्या, ओष्ठ। आ है आपका कंठ है, ऊ है आपका क्या, ओष्ठ। इसका मतलब ये दोनों स्वर क्या हैं, कंठ ओष्ठ हैं। ये कंठ तालव्य हो गए और ये क्या हो गए, कंठ ओष्ठ। तो भैया हम सीधी सी बात बता रहे हैं, जब ओ का निर्माण तुम या औ बना रहे हो तो आप जानते हो ये कि क्या है, ये इनका प्रयोग जो उच्चारण है वो ओठ से हो रहा है, तो कोई ऐसा ही स्वर होगा जिसका उच्चारण ओठ से ही हो रहा हो। तो सीधी सी बात है, ओ बनाने के लिए हमको, यानी ये जो कंठ ओष्ठ स्वर है, तो हमको ओष्ठ लेना पड़ेगा कोई। अगर ओठ से निकल रहा है तो ओठ वाला, तालु से निकल रहा है तो तालु वाला व्यंजन हमको जोड़ करके या स्वर जोड़ करके बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए आ के साथ ई क्यों रखा गया, क्योंकि ए आपका कंठ तालव्य स्वर है और यहाँ पर जब तक कोई तालव्य स्वर आएगा नहीं तब तक कंठ तालव्य हमारा बनेगा नहीं। ठीक है, तो आ और ई मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया। अगर हम आ के साथ, आप देखो ए तो बन ही गया, तो अगर हम यहाँ पर ए रख दे तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है कोई भी। तो इसको क्या कहेंगे, आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आ के साथ ए जोड़ दें तो क्या बन जाता है आपका, ऐ बन जाता है। और आ के साथ ऊ जोड़ दें हम तो ओ बन जाता है।
और अगर आ के साथ ओ जोड़ दें हम, अब ओ तो हमने पहले ही बना ही लिया है, तो ओ जोड़ करके हम क्या कर लेंगे, औ बना लेंगे। अब देखो यही आपके क्या हैं, 7 संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त इसलिए कहा गया क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अब इन स्वरों को कहा जाए, क्या इनको संयुक्त कहा जा सकता है? तो इसको अगर कह दिया जाए कि इसको तोड़ो या किससे मिलकर बना होता है, तो आप इसको नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये मूल स्वर हैं, ये किसी भी अन्य स्वर से मिलकर के नहीं बने होते हैं। इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई है तो सारी संधियां समझ लो वो सूत्र नहीं, वो यहीं से आए हैं। ठीक है, अगर आप आ मेल का आ और आ का मेल पढ़ते हो तो इसका मतलब एक दीर्घ संधि है। ऊ और ऊ का मतलब समान स्वर मिला रहे हो तो ये बड़ा ऊ बन जा रहा है, ये भी दीर्घ संधि है, ये भी आपकी दीर्घ संधि है। अगर आ और ई की बात करें तो आ ई मिलकर के ए हो जाता है, ये गुण संधि का उदाहरण है। और आ और ए मिलकर के आय हो जाता है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगर आ के साथ ऊ मिलाएं तो ओ बन जाता है, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। अगर आ के साथ ओ मिला दें तो औ बन जाता है, ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या है। तो अब यहां पर समझ गए कि आ और ए ये सूत्र नहीं है, ये वास्तव में ये आय को तोड़ करके लिखा गया है। ये वास्तव में औ को यहां पर तोड़ करके लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं। ये भी ये औ ही लिखा और ये भी औ ही है। आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये अय लिखा है और ये औ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सूत्र नहीं है, सूत्र के चक्कर में मत पड़ो, ये ऐसे निकल करके आएगा। तो आइए देखते हैं एकाएक को हम कैसे सॉल्व करें। यहां पर बड़ा आ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा आ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर ए की जगह पर आय हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ की जगह पर औ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर वही बनेगा। मतलब अगर इधर ए या आय है और इधर आ है या बड़ा आ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आय ही बनेगा। इधर ओ है और इधर आ है, अब चाहे इधर बड़ा आ हो जाए इधर औ हो जाए, इधर औ ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं 4 लाइनें नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, इसको बढ़ा करके 4-6 लाइनें लिखी जा सकती थी। एक बार लिखते छोटा आ प्लस ए बराबर आय, फिर लिखते बड़ा आ प्लस ए बराबर आय, फिर लिखते बड़ा आ प्लस आय बराबर आय। तो इसको बहुत लंबा खींचा जा सकता था और किताबों में आपको ऐसे ही मिलेगा विस्तार से। तो इतना ज़्यादा सब समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, उसी से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है एकाएक। अब एकाएक का इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही होगा, तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पर देखिए का है, एकाय मतलब अय है और इधर क्या है, का है। सीधी सी बात है, ऐसी कोई संधि नहीं है कि अय और का मेल हो, ऐसा व्यंजन में भी नहीं है। पढ़ रहे हो वृद्धि संधि, पहली बात दोनों वृद्धि संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। इसका मतलब स्वर संधि के लिए दोनों तरफ स्वरों का होना आवश्यक है। इसका मतलब अब ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए एक धन एक लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर क्या है, आपका आ है, ह्रस्व आ। किसी भी व्यंजन के अंत में ह्रस्व का उच्चारण अवश्य होता है, इसलिए उसमें आ छिपा होता है। अब यहां पर देखिए आपका ए हो गया, तो आ और ए मिलकर के क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आय में परिवर्तन हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। ये वाला क्यों गलत है, देखिए यहां पर है आपका आ और यहां पर है ए। तो पहली बात तो ये हो गया कि आय के लिखा हुआ है, आ ए मिलकर के आय तो बन जाएगा, लेकिन वास्तव में ये व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत है। वैसे सही तो है, एक बात जान लो, कोई भी संधि बनाते वक्त जो शब्द लिखा हुआ उसका जो अर्थ है और उसको तोड़ दें तब भी वही अर्थ रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है, एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे यहां पर विद्यालय लिखा हुआ है, तो विद्यालय का मतलब वह स्थान जहां पर शिक्षा ग्रहण करता है कोई व्यक्ति या विद्यार्थी, यानी कि इसका अर्थ हुआ जहां पर विद्या ग्रहण की जाती है। विद्यालय, विद्या का घर, कुछ भी कह सकते हो। अगर इसको हम तोड़ दें तब भी विद्या धन ये आलय लिखा जाता है, मतलब तब भी विद्या का घर है, और जब जोड़ा गया है तब भी विद्या का घर है। अगर इसका जो अर्थ है यहां पर बदल जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी संधि गलत हो गई। उसी तरीके से एक और उदाहरण बताता हूं ताकि आपको आसानी से और समझ में आए। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नीरज, क्या लिखा हुआ है, नीरज, और अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या करोगे, चार ऑप्शन रहेंगे। तो एक में लिखा हुआ है निहि धन रज लिखा हुआ है, और फिर एक उदाहरण दे दिया आपसे कि नीर धन जा लिखा हुआ, कौन सा सही होगा। तो पहली बात तो आपको ये करना, अब इसी में कंफ्यूजन होगा। ये देखिए कि नीरज का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं जलज पंकज नीरज, नीरज का ये क्या है, कमल का पर्यायवाची है। इसका मतलब नीरज का मतलब कमल होता है, जब इसको तोड़ो तब भी अर्थ कमल ही आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लीजिए एक गन्ना लाए हैं चूसने के लिए, और गन्ना को आप 2 पार्ट में तोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं कि ये गन्ना हो जाएगा और एक जो है अरहर हो जाएगा। रहेगा तो वही, बदलना नहीं चाहिए, वही रहना चाहिए। तो नीरज इसका अर्थ अगर हम देखें तो कमल है, तो निहि धन रज, वास्तव में देखा जाए रज का मतलब होता है धूल। क्या होता है, धूल। और निहि का मतलब एक नकारात्मक अर्थ में लिया जा सकता है कि मतलब धूल नहीं है, धूल नहीं है। और इसका अर्थ क्या है, कमल। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया आपका। दूसरी तरह अगर हम इसको देखें, दूसरी तरफ नीरधन जा लिखा हुआ है, तो नीर का मतलब पानी होता है, और यहाँ पर जा का मतलब याद रखिए जन्म लेना होता है। क्या होता है, जन्म लेना।
तो नीर में जन्म लेने वाला, यह पानी में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात कमल। तो इसका भी अर्थ कमल है और इसका भी अर्थ कमल है। तो यही हम समझाना चाहते थे कि संधि को आपको कैसे करना है। अब यहां पर देखिए ऐक के धन एक लिखा हुआ है, तो ये वास्तव में ये अर्थ नहीं देगा, तो वो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, भले ही आपका सूत्र लग जा रहा हो, नियम लग जा रहा हो। एका धन एक, यहां पर देखिए आपका बड़ा आ है और यहां पर ए है, तो आ और ए मिलकर के क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो ये भी क्या है, वास्तव में ये एका एक अगर होता तो कहा जा सकता था कि एकाएक का संधि विच्छेद ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर एकाएक लिखा हुआ है तो वो अर्थ नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर ये सही है, एक धन एक। आइए इसको देखते हैं सदैव। सदैव देखिए यहाँ पर देखिए सह धन एव दिया हुआ है, तो पहली बात अय यहाँ पर आया है, तो अय का निर्माण सीधी सी बात है कैसे होगा, आ के साथ जब ए मिलेगा या फिर आई मिले। तो पहली बात तो यहाँ पर आ है नहीं, ठीक है, यहाँ पर है विसर्ग, और विसर्ग आपका स्वर है नहीं, विसर्ग है आपका अयोगवाह, अयोगवाह का कोई काम है नहीं यहाँ पर स्वर संधि में। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। सद धन एव, सद में देखिए हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर दा व्यंजन है और इधर है स्वर, तो पढ़ रहे हो स्वर संधि एक तरफ व्यंजन है, गलत हो गया। अब देखिए सदा धन एव दिया हुआ है, तो सदा धन एव अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, आ है, यहाँ पर क्या है आपका आ है और यहाँ पर ए है, तो आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आई। आप चाहे बड़ा आ आए या छोटा आए कोई दिक्कत नहीं, आ ए मिलकर के आई हो जाता है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप आई हो जा रहा है। इसका मतलब उत्तर आपका ये वाला सही हो जाएगा। साधन दैव, ये इधर व्यंजन है और इधर विसर्ग है, ये वैसे ही गलत हो जाता है। आइए इसकी जल्दी से बात कर लेते हैं। महेश्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर आय है, इसका मतलब आय आएगा तो कैसे आएगा वृद्धि संधि में, आ और ए मिलकर के या फिर आ आई मिलकर के आई बनता है। तो पहली बात तो ये गलत हो गया, क्योंकि जब इधर तो आ है लेकिन इधर ए है नहीं, जब ए है नहीं तो आई आएगा नहीं, गलत हो गया। और दूसरा इधर देखिए ये आ हो गया और यहाँ पर ए है, आ और ए मिलकर के आई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी गलत है, क्योंकि वास्तव में जो ए हुआ ये व्याकरणिक दृष्टि से गलत है, ये शब्द वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से गलत है। सही शब्द क्या होता है, ऐश्वर्य, आय होता है। तो यहाँ पर देखिए ये है आ और ये क्या है, आय, तो आ और आई मिलकर के क्या हो जाएगा, आ ए हो या फिर आय हो, आय ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपका, आय हो गया है, इसका मतलब उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ई है और यहाँ पर आपका ई है, तो ई और ई मिलकर के बड़ी ई हो जाता है, और यहाँ पर कहीं बड़ी ई है नहीं, और आप पढ़ रहे हो कौन सी संधि, संधि पढ़ रहे हैं वृद्धि, और ये है दीर्घ, तो ये गलत हो गया, ये हो गया आपका। पहली बात तो ये व्याकरणिक दृष्टि से शब्द गलत है। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है महोदार्य। महोदार्य को देखिए यहाँ पर औ है और यहाँ पर दा है, ये व्यंजन संधि, इधर व्यंजन है इधर स्वर है, और औ के साथ किसी शब्द का मेल, किसी स्वर का मेल स्वर संधियों में ऐसा कोई नियम नहीं। यहाँ पर आ है और यहाँ पर ओ है, तो आ और ओ मिलकर के औ हो जाएगा, लेकिन वास्तव में औदार्य ये गलत लिखा हुआ है, व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत हो जाएगा। औदार्य होता है, क्या होता है, औदार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ हो गया और इधर आपका औ हो गया, तो आ और औ मिलकर के क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि औ हुआ है, ठीक है। तो महोदार्य हो गया, इसका मतलब ये वाला उत्तर आपका सही हो गया। महधनदार्य ये गलत है, वैसे ही दिख लग रहा है, इधर आ है और इधर व्यंजन है, गलत है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। महोज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, महोज। तो यहां पर देखिए औ, और औ कैसे बनेगा आप जानते हैं, आ के साथ ओ मिले या फिर आ के साथ औ मिले तभी बनेगा औ। तो आ के साथ इधर जोड़ा गया है जा, गलत है। औ के साथ औ ऐसा कोई मेल नहीं। यहां पर देखिए आ और इधर क्या है, ओ है, तो आ और ओ मिलकर के क्या हो जाता है, आ और ओ मिलकर के औ हो जाता है। इसका मतलब ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। मही, इधर ई है इधर ओ है, ऐसा कोई मेल है नहीं, किसी भी संधि में नहीं है ई और ओ का मेल, ठीक है। होगा तो देखा जाएगा आगे। तो देखिए अब अगला देखिए महोषध। महोषध में देखिए यहां पर औ आया है, और औ कैसे आएगा, या तो आ के साथ ओ जोड़िए या फिर ओ जोड़िए, तो इसमें सब में औ है और ओ है। इधर देखिए महाधन औषध, महाधन औषध ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर दिया हुआ है औषध और लिखा है औषध। दूसरा इधर देखिए महाधन औषध, इधर हो गया आ और इधर हो गया औ, तो आ औ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ चाहे ओ रखें या फिर औ रखें, औ ही बनेगा इधर। तो इसका मतलब ये वाला उत्तर आपका सही है। इधर औ और औ दिखाया गया, ऐसा कोई मेल नहीं है संधि में। यहाँ पर विसर्ग और इधर पर ओ, इधर तरफ ओ है, ये वैसे ही गलत हो जाता है।
इस तरीके से आप संधि आसानी से कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको आसानी से समझ में आई होगी। मैं मानता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपका थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बार बार आपको उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए इन सब बातों के साथ अपने लेक्चर का समापन करते हैं। नमस्कार।